Hello my dear friends, welcome to once again our YouTube channel English Tutors. My dear friends, my dear students, today we will learn some facts of the history, some facts of the history and some points, some information about the religions. Some religions like that Parsi religion, Parsi religion and some movements, कैसा movement? National movement and some other points. So let's start our topic, our chapter, and topic is Parsi religion, पारसी धर्म. आज हम पढ़ेंगे बेटा पारसी धर्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेंगे. जैसे आपको पता है कि आप लोग जानते हो कि इंडिया क्या है, बहुत ही बड़ा कंट्री है, सेवंथ है ना. सेवंथ अगर देखा जाए एरिया के मामले में, अगर हम सेकंड की बात करें तो पॉपुलेशन के मामले में है ना, पॉपुलेशन एरिया है ना. लेकिन अब इन दोनों के बाद अगर हम रिलीजन की बात करें, अगर हम रिलीजन की बात करते हैं तो इंडिया में कितने रिलीजन हैं आप जान नहीं सकते हैं. जैसे हिंदू है ना, मुस्लिम एंड सिख एंड क्रिश्चियन, पारसी है ना, पारसी एंड बौद्ध है ना, जैन. तो ऐसे देखा जाए तो भारत में लगभग 6 या 7 करीब हमारे यहाँ रिलीजन पाए जाते हैं. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध एंड जैन. इसके अलावा और भी रिलीजन होते होंगे, वो भी हमारे यहाँ मिलते हैं. तो देखा जाए तो भारत जो है एक प्रकार से कहा नहीं गया कि वसुधैव कुटुंबकम, एक वर्ड आता है वसुधैव कुटुंबकम, एक वर्ड आता है, एक टर्म आता है कि वसुधैव कुटुंबकम. ये जो धरती है ये क्या है, एक प्रकार का घर है, एक घर है जिसमें सब लोग रहते हैं, एक परिवार है. तो ऐसे ही इंडिया जो है, हमारा जो भारत देश है, एक परिवार की भांति यहाँ लोग रहते हैं. इसीलिए कहा जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई. ठीक है. देखिए रिलीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर हम विचारों की बात करें तो हो सकता है मतभेद हो सकते हैं. लेकिन अगर हम ह्यूमैनिटी की बात करें, रिलीजन को हटा दिया जाए, सिर्फ ह्यूमैनिटी की बात करें, मानवता की बात करें, तो सिर्फ मानवता इंडिया में ही दिखाई पड़ती है. ऐसा नहीं है अदर कंट्री में भी है, लेकिन वहाँ पे अदर कंट्री में मानवता हो सकती है, लेकिन जितने अच्छे एग्जाम्पल्स हमारे इंडिया में मिलते हैं, हमारे देश में मिलते हैं, इतने अच्छे एग्जाम्पल, इतने अच्छे उदाहरण अदर कंट्री में देखने को नहीं मिलते. आप चाहे 1857 की जो मूवमेंट हुआ था, रिवोल्ट 1857, 1857 की क्रांति हुई, उसमें भी आप देख सकते हैं हिंदू मुस्लिमों ने या अदर कंट्री के सिखों ने, ईसाइयों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. अगर हम बात करते हैं 1947 की क्रांति की बात करें, यहाँ भी 1971 युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान, जिससे बांग्लादेश का प्रादुर्भाव हुआ. यहाँ भी कारगिल 1991 की बात करें हम, या अभी भी जो युद्ध हो रहे हैं, अन्य छद्म युद्ध, शीत युद्ध, कोल्ड वार, इसमें भी कहीं न कहीं हमें दिखाई पड़ते हैं क्या, वसुधैव कुटुंबकम की भांति. या अगर हम सन 62 की लड़ाई की बात कर लें, 1962, 1965, 1948, या इसके पहले 1939 में वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हुआ जो 1945 तक चला. अगर हम 1914 से लेकर 1918 का वर्ल्ड वार की बात करें, यानी कहीं ना कहीं हमने जो है अपना जो हमारा जो रोल है, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारी जो वर्क है, उसको हम अच्छे से निभाते हैं. अगर हम बात करें जो है यूएन इस समय बना हुआ है, 1945 में यूएन आया है ना. अभी 24 अक्टूबर को उसका क्या होता है, यूएन का क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर होता है, जिसमें जब सबसे पहले जब 51 देशों ने मिलकर स्थापना की थी, तो भारत भी उसमें था. यानी एक भारत और प्लस 50+1 एक है ना, 50+1 यानी एक इंडिया हो गया, बाकी 50 अदर कंट्री हो गए. तो ऐसा नहीं है कि हमने देश को
क्या नहीं दिया। हमने देश को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सभ्यताएं दी हैं। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम लोग जो है जो संपूर्ण पर यानी जो 90 डिग्री पर जो हम लोग नालियाँ बनाते हैं, रोड बनाते हैं, चौराहे बनाते हैं, ये कहाँ से आया? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया। पकी हुई ईंटों से घर बनाना, मनके बनाना या टेराकोटा बनाना, पके हुए घड़े बनाना, मोहरे बनाना, व्यापार करना, ये सब कहाँ से आया? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर हम बात करते हैं कपास यानी कॉटन कहाँ से आया, सिल्क रूट कहाँ से आया? इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो देश है, भारत देश है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और हमें इवन कुछ न कुछ नई चीज़ें सिखाता है। अच्छा, सबसे बड़ा फैक्ट क्या है इसका? मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूँगा, क्योंकि आज मैंने टॉपिक उठाया कि थोड़ा सा आपको हमेशा आपको ज्योग्राफी या पॉलिटिक्स पढ़ाता रहा, लेकिन हिस्ट्री का थोड़ा सा आज एक दो पॉइंट उठाया जाए, उसके बारे में भी जाना जाए कि हमारा इतिहास, दूसरों के इतिहास तो पढ़ते हैं तो अपना इतिहास नहीं पढ़ते। दूसरों का इतिहास पढ़ते हैं लेकिन अपना इतिहास नहीं पढ़ते। क्यों? क्या हमारा इतिहास अच्छा नहीं है? क्या हमारे इतिहास में ऐसे रोल मॉडल नहीं है जिनको हम फॉलो कर सकें? हमारा इतिहास, हमारा जो बीता हुआ कल है, ये बहुत ही सुनहरा है, गोल्डन एरा है, इसीलिए इसको गोल्डन बर्ड कहा जाता है। गोल्डन बर्ड कहते थे और आज भी है, ऐसा नहीं है, आज भी गोल्डन बर्ड है। लेकिन बस फर्क इतना है कि पहले लोग समाज के बारे में सोचते थे, आज लोग अपने बारे में सोचते हैं। पहले लोग देश के बारे में सोचते थे, आज पहले खुद के बारे में सोचते हैं। तो थोड़ा सा बदलाव आया, थोड़ा सा बदलाव आया। आज जात पात का मैटर आ गया। आज जो है लोग जात, धर्म, संप्रदाय की बात करने लगे। लेकिन अगर मैं एंशिएंट एरा की बात करूं, अगर मैं प्राचीन काल की बात करूं, तो क्या जात, धर्म, संप्रदाय वहां नहीं थे? वहां भी थे। लेकिन मैंने आपको एक बार नहीं, कई बार आपको मैंने पढ़ाया है, आपको मैंने बताया है कि उस समय जो कास्ट या रिलीजन जो फैक्ट आता था, वो किसके आधार पर होता था? वो होता था आपके कर्मों के आधार पर, आपके वर्ग के आधार पर। आप अगर अच्छा कार्य करते हो, लड़ाई झगड़ा से बात करते हो, अगर आप किसी को कोई कष्ट पहुंचा रहा है, आप उसकी हेल्प करते हो, तो आप क्षत्रिय कहलाते थे। अगर कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, आप उसकी हेल्प करते थे पढ़ने में, उसको मदद करते थे, उसको एजुकेशन देते थे, उसको एजुकेट करते थे, तब आप क्या कहलाते थे? ब्राह्मण कहलाते थे। उसके बाद अगर आप ये दोनों काम नहीं कर पाते थे, आप व्यापार करते थे, दूसरों को भोजन इत्यादि, धन इत्यादि जो है मुहैया कराते थे, अवेलेबल कराते थे, तो आप व्यापारी हो गए, बड़ी वर्ग में आ गए। और आपको कुछ नहीं आता था, व्यापार भी नहीं आता था, आपको क्षत्रिय धर्म भी नहीं आता था, आपको ब्राह्मण धर्म भी नहीं आता था, तो आप किसमें चले गए? शूद्र वर्ग में चले गए। यानी शूद्र का मतलब ये नहीं होता था कि आप लोअर कास्ट में चले गए, ऐसा कुछ नहीं होता था। आज भी तो लोग वर्क करते हैं, आज भी तो लोग सेवा करते हैं, सेवा भाव तो आज भी है। अगर देखा जाए तो ईश्वर की वंदना, ईश्वर की सेवा हम लोग सब लोग करते हैं, चाहे वो क्षत्रिय वर्ग हो, चाहे वो वर्णिक वर्ग हो, चाहे वो शूद्र वर्ग हो, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, तब तो वो भी शूद्र में आ गया। तो कहने का मतलब है आप अपनी थिंक को यूज करना, अपने थॉट को यूज करना है कि अगर आप जो है जिस प्रकार के वर्क करेंगे, ऐसे ही आपको पद दे दिया जाएगा। जैसे आज आप स्वयं की बात कर लें, आप स्टूडेंट हैं, मैं आपकी ही बात करता हूँ, आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी कास्ट के हों, मुझे कास्ट से मतलब नहीं है, लेकिन आप किसी भी जो है वर्ग के हों, मेरे लिए सिर्फ आपकी एक ही कास्ट है कि आप हमारे छात्र हैं, मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपका अध्यापक हूँ। हमारे बीच में जो रिलेशन है, जो बॉन्डिंग है, वो एक शिष्य और गुरु की है, यानी गुरु और शिष्य का रिलेशन है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप हमारे शिष्य हैं, आप हमारे स्टूडेंट हैं, तो आपके अंदर भी वो बहुत सारी भावनाएं होती होंगी। आप रोड पे निकलते होंगे, किसी ओल्ड एज को सड़क पार करते हुए देख रहे हैं, आपने उसकी हेल्प कर दी, क्या आप शूद्र हो गए? आपके घर में कोई बच्चा जो है या कोई व्यक्ति ऐसा है जो नहीं पढ़ पा रहा, आपने उसकी हेल्प कर दी पढ़ने में, क्या जो है ब्राह्मण हो गए? अगर आप मार्केट कहीं चले गए और कोई सामान लाने चले गए, या किसी को आपने हेल्प कर दी, पैसा दे दिया, या किसी के सामान बिकवा दिया, आपने बेच दिया, आपने सेल कर दिया, क्या ब्राह्मण बड़ी वर्ग हो गए? या आप विद्यालय में जा रहे हैं और आपका कोई मित्र जा रहा हो और किसी ने आपके मित्र को मार दिया या तो चोट पहुंचा दी, उसको हार्म कर दिया और आपने उसका बदला ले लिया, तो क्या क्षत्रिय हो गए? तो देखा जाए तो आपके अंदर चारों गुण आ गए, आपके अंदर तो चारों गुण हैं। अब आप किस वर्ग में जाएंगे? आप किस वर्ग में जाएंगे? आप डिसाइड करेंगे किस वर्ग में जाएंगे।
लेकिन आज का डिसाइड हो गया है, आज का वक्त डिसाइड हो गया क्योंकि जन्मजात हो गया। आप जिस वर्ग में पैदा होंगे, जिस वर्ग में आप जन्म लेंगे, उसी वर्ग के हिसाब से आपकी जो है सरनेम चल रहा है, मतलब चलने लगेगा। तो ये चीज़ें हमने स्टार्ट की हैं, बाहर से नहीं आई हैं। तो एंशियंट टाइम में देखा जाए इसी का फायदा जो है, इसी का फायदा अदर कंट्री के जो हमारे यहाँ जो जिन्होंने आक्रमण किया, जिन्होंने हम पे शासन किया, इसी का फायदा उठाया, क्योंकि हमने अपना माइंड नहीं लगाया। क्या अंग्रेज आते थे? क्या अंग्रेजों में जो है, जो अंग्रेज आए यहाँ पर हमारे ऊपर 200 सालों तक, 190 ईयर तक लगभग यहाँ पे शासन किया। 1600 में उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। उसके बाद 4-5 साल लग जाते हैं उनको आने में, ईस्ट इंडिया कंपनी से बनाकर भारत में आने में, व्यापार करने में। उसके बाद से कंटिन्यू 1857 की क्रांति के बाद से जो है यहाँ पर लोग शासन करने शुरू कर देते हैं, बढ़िया से शासन करना शुरू कर देते हैं। और इसके पहले 1757 में जब पलासी का युद्ध होता है, पलासी का युद्ध यानी कब हुआ था आपको पता है? 1757 में, है ना, नवाब सिराजुद्दौला। उसी के बाद से जो है यहाँ पे करीब करीब स्टार्ट हो जाता है ना। लेकिन इसके लगभग 100 सालों बाद 1857 में रियलिटी में अगर देखा जाए तो 1857 में इनका शासन शुरू होता है। अब 1857 से लेकर के और 1947 तक लगभग 90 ईयर हो गए इधर और 100 साल इधर, तो लगभग 190 ईयर यही तो हुआ आपका शासन। क्योंकि पहला शासन इनका कहाँ स्टार्ट हुआ? बंगाल में, नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने हराया प्लासी के युद्ध में। उसके बाद फिर जो है प्लासी के युद्ध के बाद 1964 में युद्ध होता है ना, बक्सर का युद्ध होता है। फिर इलाहाबाद की संधि होती है ना, 1965 में और 64 के आसपास। तो इस प्रकार जो है अंग्रेजों ने वो एक जो नीति थी इनकी कि फूट डालो और राज करो, उस पर इन्होंने काम करना शुरू किया। हमारे यहाँ जब अंग्रेज आए तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत ही हाई लेवल का था। आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में? थोड़ा सा नालंदा लीग से हट रहा हूँ मैं। नालंदा के बारे में आपको पता है, बख्तियार खिलजी ने जो उसमें आग लगा दी थी। कभी टाइम मिलेगा तो आपको स्टोरी सुनाऊंगा इसके बारे में, जो है रेगुलर क्लास में स्टार्ट होने दीजिए तो आपको क्लास में ही स्टोरी सुनाया जाएगा आपको बख्तियार खिलजी ने क्या किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। और किस वजह से आग लगाई थी, क्योंकि रीजन क्या था? और आपको पता है कि जब बख्तियार खिलजी ने आग लगाई तो नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय लगभग भारत में 3 विश्वविद्यालय थे, विक्रमशिला, नालंदा और तक्षशिला। अब सोचिए, विक्रमशिला और नालंदा तो बिहार के आसपास ही था, उत्तर यानी इंडिया में ही था। और जो तक्षशिला था यानी तत्कालीन इंडिया और आज के समय में अफगानिस्तान, उस समय का जो है कहाँ पे था? ये अफगानिस्तान में था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था बहुत ही हाई लेवल का था। अगर हम सुश्रुत की बात करें, चरक की बात करें, तो ये भी हमारी इंडिया में ही पाए गए, हमारी इंडिया में ही होते थे। जिन्होंने को हम जो है फादर ऑफ सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, चरक को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है ना। तो आयुर्वेदाचार्य, पतंजलि को आयुर्वेद का जो है फादर ऑफ आयुर्वेदाचार्य कहा जाता है, आयुर्वेद कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, छोटी सी बात है कि हमारा अपना इतिहास, हमारी अपनी हिस्ट्री इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस भी है और इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी से भरी पड़ी है कि अगर आप इसको जानेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे तो आपको इससे इंटरेस्टिंग कोई फैक्ट, कोई सब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। कभी कभी आपको बोरियत लगेगी, लेकिन अगर आप वाकई में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसको अच्छे से जानेंगे, तो आपके अंदर की जितनी जिज्ञासाएं हैं परत दर परत खुलती जाएंगी। सेम ऐसे ही जैसे सोन पपड़ी की परत दर परत होती है और आप खोलते चले जाते हैं और लेवल टू लेवल ओपन होता चला जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, इंटरेस्ट रखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा फैक्ट मैं आपको बता रहा था कि इंडिया में मैंने बताया कि रिलीजन है, लेकिन फिर भी हम लोग रह रहे हैं। 1857 की लड़ाई की बात कर रहे हैं। पहला बिगुल किसने बजाया? बैरकपुर में मेरठ का रहने वाला व्यक्ति था मंगल पांडे, उसने बजाया। अशफाकुल्ला खान, है ना, आज़ादी को पाने के लिए अपने को फांसी में लटका दिया गया वो फैजाबाद की जेल में। अभी आप फैजाबाद की जेल अगर जा रहे हो, मंडल कारागार जाएं, तो वहाँ पर अशफाकुल्ला खान की प्रतिमा और साथ ही साथ एक द्वार बनाया गया है, एक जो है गेटवे बनाया गया है ना, आप देख सकते हैं। रोशन लाहिड़ी की बात किया जाए, गोंडा में दिया गया,
है ना। उसके बाद क्या नाम, राज प्रसाद बिस्मिल को दिया गया, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, इन सबको जो है लाहौर की कोट लखपत जेल में इनको फांसी दिया गया, सेंट्रल जेल में। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग, अब देखा जाए तो असाफुल्ला खान मुस्लिम भी हो गए, पंडित जो है राम प्रसाद बिस्मिल या चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग ब्राह्मण वर्ग के थे, क्षत्रिय जो है आपके सिख वर्ग से आपके भगत सिंह थे, ऐसे और भी रहे होंगे। सिखों का मुझे भी ज़्यादा कोई ऐसा दिखा नहीं जिससे सिख के बारे में बता, उसमें ईसाई के बारे में, लेकिन हाँ ऐसा है हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की। बात समझ में आ रही है। तो आज हम थोड़ा सा जानेंगे जो है पारसी धर्म के बारे में। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बेटा। पारसी धर्म की बात करते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए पारसी को हम क्या कह सकते हैं, फारस भी कह सकते हैं, है ना। पारसी को हम फारस भी कह सकते हैं। तो अब आप सुनिए, देखिए पारसी और फारस में क्या, देखिए जो पारसी धर्म होता था ये पारस यानी फारस की खाड़ी से आया था, बे ऑफ फारस, है ना, या गल्फ ऑफ फारस भी कह सकते हैं। तो फारस की खाड़ी से आया। अब फारस की खाड़ी का मतलब ये ईरान इलाके से आया, जो आज का ईरान मुस्लिम कंट्री है, पहले यहाँ पे फारसी धर्म के लोग रहते थे, यानी पारसी धर्म के लोग, ठीक है, पारसी लोग रहते थे। पारसी धर्म और ईसाई धर्म थोड़ा सा एक दूसरे से मिलता जुलता है, ठीक है, ये आपस में रिलेट कर जाते हैं, काफ़ी चीज़ें सिमिलरिटीज हैं इनमें। तो ये जो है, जो पारसी धर्म जो था ये फारस की खाड़ी या फारस से आया, है ना। आज के तत्कालीन अगर इलाका देखा जाए तो लगभग ईरान के आसपास से आया ये, ठीक है। होता क्या है कि प्राचीन काल में पारसी धर्म की जो बुक है जेद अवेस्ता है, पारसी धर्म का जो बुक है वो जेद अवेस्ता माना जाता है। जैसे हमारे भारत हिंदू धर्म में माना जाता है, गीता को माना जाता है, महाभारत, वेद, उपनिषद, पुराण, ऐसे ही मुस्लिम में कुरान को, बाइबल को माना जाता है ईसाई का, और गुरु ग्रंथ साहिब को सिख का। तो वैसे ही इसमें पारसी धर्म का जो पुस्तक होती है उसको कहते हैं जेद अवेस्ता, है ना। तो हम अगर बुक की बात करें, हॉली बुक की बात करते हैं अगर हम, तो कौन सी है ये, जेद अवेस्ता, है ना। और अगर हम जो है इसके फाउंडर की बात करें, फाउंडर कौन है, तो वो एक है सेंट है ना। क्या नाम उनका, नाम है इनका जोरथस, है ना। ये हो गए फाउंडर हो गए। थोड़ा सा जानिए, जैसे फारसी धर्म यानी पारसी धर्म जो हुआ, बुक हो गई जेद अवेस्ता, फाउंडर हो गए यानी महात्मा है ये, है ना। और देख लेते हैं इसके जो प्रमुख देवता जो हैं, है ना, जो गॉड हैं वो कौन है, यानी वरुण की अगर हम बात करें, वरुण यानी वरुण देवता जो हैं उनका नाम है, वरुण देवता इनका नाम है अहुर मजदा, अहुर मजदा, है ना, अहुर मजदा नाम उनका, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हुए, थोड़ा सा और देख लेते हैं जल्दी से बेटा। और अगर हम इंडिया की बात करें तो ये सबसे छोटा अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक क्या है, ये अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता है ना, समुदाय। लेकिन आपको पता होना चाहिए सबसे छोटा अल्पसंख्यक समुदाय होता है भारत का सबसे छोटा। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि भारत का सबसे छोटा अल्पसंख्यक समुदाय है, तो भारत का सबसे बड़ा समुदाय कौन सा होगा, भारत का। देखिए अब आपके मन में एक बात आ रही है, सर अल्पसंख्यक होता होगा, तो देखिए एक होता है अल्पसंख्यक, एक होता है बहुसंख्यक, है ना, और ये होगा अल्पसंख्यक। इसको कहते हैं मेजॉरिटी, इसको कहते हैं माइनॉरिटी, है ना, माइनॉरिटी इसको कहते हैं मेजॉरिटी, है ना, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक।
जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, जिस धर्म के लोग ज़्यादा होंगे, जिस संप्रदाय के, जिस धर्म के, जिस रिलीजन के लोग ज़्यादा होंगे रहने वाले, उसको कहते हैं मेजॉरिटी, बहुसंख्यक। जैसे हिंदू, भारत में हिंदू ज़्यादा रहते हैं। और अल्पसंख्यक माना जाता है जिनकी संख्या कम हो, जिनकी तुलना अगर किया जाए, जिनकी संख्या कम हो, वो कहते हैं माइनॉरिटी। जैसे बौद्ध, बुद्धिस्ट, है ना, जैन, उसके बाद आपका पारसी, है ना, और क्रिश्चियन भी मान सकते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, कहीं कहीं दे रहे हैं, लेकिन अब ये माइनॉरिटी में नहीं रह गए हैं। इनकी संख्या देखिए, मेरी बातों से कोई हो सकता है सहमत ना हो, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य हो, किसी भी देश में माइनॉरिटी या मेजॉरिटी का एक रेशियो होता है, वो निर्धारित करता है कि माइनॉरिटी में है कि मेजॉरिटी में है। इस समय इनकी संख्या, मुस्लिम की अगर संख्या की मैं बात करूं तो लगभग 24% के आसपास। अगर मैं मुस्लिम की संख्या की बात करूं लगभग ये 10-12% करीब होंगे, ठीक है। बाकी जो बुद्धिस्ट हैं ये पॉइंट में या 1%, है ना, 1% या 1.5% के आसपास हैं। पारसी बेटा ये 0.something% पे आता है ना। क्रिश्चियन, जैन, यानी इनकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी लो हैं। और जो ये है आपका हिंदू समुदाय है, ये लगभग 80% के अबव है बेटा, 80% से लगभग ज़्यादा पाया जाता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुसंख्यक समुदाय आपका हिंदू है, अल्पसंख्यक समुदाय आपका बुद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, मुस्लिम। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सर मान लीजिए किसी स्टेट में ज़्यादा हूँ तो बिल्कुल ऑब्वियसली हो सकता है कि देखिए किसी किसी स्टेट में मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर हिंदू की संख्या कम है। जैसे जम्मू कश्मीर में हिंदू की संख्या कम है ना। आप केरला चले जाइए वहाँ भी कम है, आप आंध्र प्रदेश चले जाइए यानी हैदराबाद चले जाइए वहाँ भी कम है, आप वेस्ट बंगाल चले जाइए वहाँ भी हिंदुओं की संख्या कम है, कलकत्ता वगैरह में, है ना। अभी आप क्रिश्चियन की मैं बात करूँ तो आप नागालैंड चले जाइए, पूरा क्रिश्चियन मिलेगा, वहाँ पे मुस्लिम भी नहीं मिलेंगे, वहाँ पर कोई हिंदू भी नहीं मिलेंगे। मेघालय में हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा, है ना। यानी कुल मिलाकर ये कोई इनका पर्टिकुलर एरिया नहीं है कि ऑल ओवर वर्ल्ड यानी ऑल ओवर इंडिया में हर जगह इनका रेशियो इक्वल हो, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, इसलिए ओवरऑल निकाला जाता है कि कितने परसेंटेज ये निकलते हैं। अच्छा एक बात और, ये जो मैंने फैक्ट मैंने आपको बताया थोड़ा सा पॉइंट जो है, ये जो सेंसस हुआ था 2011 में 2011 की जनसंख्या के आधार पर है, 2021 की जनसंख्या यानी सेंसस ऑफ 2021 है ना। 2021 का जो सेंसस आने वाला है उसमें डेटा बदल जाएंगे, तो मैं आपको नए डेटा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो वो PDF मिल जाएगी, आप PDF से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं आगे हम। देखिए एक बात और पॉइंट्स हैं, 1851 में बेटा एक जो है सभा बनाई जाती है, कौन सी सभा है, रहनुमाई मजदान सभा। मजदान सभा बनती है, इसकी स्थापना किसने की थी, आपने नाम सुना होगा दादा भाई नौरोजी की, है ना। दादा भाई ये क्या थे, नौरोजी, है ना। मजदान सभा की जो स्थापना थी बेटा नौरोजी, उसके बाद है फरदौन जी, उसके बाद एक है KR गामा, ठीक है, और SS बंगाली। SS बंगाली थे। अच्छा एक बात और, ये जो है रहनु भाई जो पुस्तक है, ये मतलब जो सभा है, ये एक पुस्तक निकालती थी, उसका नाम क्या था, रक्त गुफ्तार, है ना।
क्या नाम था उसका? इसका नाम था रसगुफ्तार, है ना। रसगुफ्तार होती थी, ये क्या थी बेटा? एक पत्रिका थी, पत्रिका होती थी। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने नोट कर लिया, है ना। अच्छा एक बात और, मैंने आपको नौरोजी जी की मैंने बात की है, तो थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं, इसको हम लिस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा और जल्दी से देख लेते हैं। जो दादा भाई नौरोजी जी थे, ये सबसे वयोवृद्ध नेता थे, है ना। जो दादा भाई नौरोजी थे, इनको भारत का पितामह भी कहते हैं, भारत के पितामह कहे जाते हैं ये। और कैसे पितामह? भारत की क्रांति के पितामह कहे जाते हैं, है ना। इन्होंने पुस्तक लिखी थी, है ना। पुस्तक कौन सी थी इनकी? बुक देख लेते हैं बेटा जल्दी से, ज़्यादातर इनकी बुक्स के बारे में पूछा जाता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्या है? पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। तो ये थोड़ा सा आप जाने। अच्छा एक बात और, जो दादा भाई नौरोजी हैं, ये 3 बार कांग्रेस के क्या चुने गए थे? कांग्रेस के अध्यक्ष, समझे आप। दादा भाई नौरोजी को 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इनको भारत का पितामह कहा जाता था। इन्होंने पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। यानी इन्होंने ही बताया कि भारत से जो पैसा जा रहा है उसको अंग्रेज निकाल निकाल कर कहाँ ले जा रहे हैं? अपने देश ले जा रहे हैं। यानी देखा जाए तो इन्होंने एक काम और किया था, व्यक्तिगत आय निकालने का सर्वप्रथम कार्य किया था। व्यक्तिगत आय निकालने का कार्य किया था इन्होंने, ठीक है। इन्होंने व्यक्तिगत आय निकालने का कार्य किया था बेटा। और इन्होंने ही सबसे पहले सर्वप्रथम धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। निष्कासन का सिद्धांत दिया था बेटा, ठीक है। एक तो ये हो गया पॉइंट कुछ। तो यही हुआ 1851 में रहनुमाई मतदान सभा बनाया गया दादा भाई नौरोजी। और मैंने आपको कुछ बताया था भी, दादा भाई नौरोजी को 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। भारत के पितामह कहे जाते हैं। पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बुक लिखी, यानी जिसमें उन्होंने बताया व्यक्तिगत आय निकालने का कार्य किया था सबसे पहले। और उन्होंने ही बताया कि अंग्रेज भारत से पैसा निकाल कर कहाँ ले जा रहे हैं? अपने देश इंग्लैंड ले जा रहे हैं, ठीक है। यानी भारत में गरीबी ला रहे हैं ये। अब सोचिए, मैंने आपको भी बताया था कि भारत को गोल्डन बर्ड कहा जाता, और यही रीजन है भारत गोल्डन बर्ड नहीं रह गया, है ना। अच्छा, दादा भाई नौरोजी के जो सचिव थे, है ना, देखिए दादा भाई नौरोजी के सचिव कौन थे? नौरोजी की जो सचिव थी, एक महिला थी, उनको कहते हैं मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीका जी कामा, ठीक है। और अब भीकाजी कामा की मैंने बात की थी, इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इन्होंने ही सबसे पहले भारत का झंडा फहराया था। कहाँ पे? जो है 1907 में स्टुटगार्ट में, जर्मनी में एक स्थान है स्टुटगार्ट, वहां भी सबसे पहले झंडा फहराया था, ध्वज फहराया था। सबसे पहले
ध्वज फहराया। ठीक है, और इनको जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनको भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। अब आप जानिए मैडम भिखाजी कामा यहाँ की नहीं रहने वाली थी, इनका जन्म हुआ था कहीं और। ठीक है, और यहीं पर आई थी। और थोड़ा सा जान लेते हैं। सेवा सदन एक जो है 1885 में एक संस्था बनाई जाती है पारसी समाज सुधारक द्वारा, है ना। पारसी समाज सुधारक द्वारा, और इसको बनाया था बहराम जी और यम मालावारी। ठीक है, जो क्या करता था, निराश्रित महिलाओं को शोषित महिलाओं, निराश्रित महिलाओं यानी शोषित महिलाओं, महिलाओं को क्या करता था कि उत्थान के लिए। बात समझ आ रही है? ये कुछ पॉइंट्स थे बेटा जो हमने आज जाना दादा भाई नौरोजी की सचिव पारसी धर्म के बारे में, कुछ मेन पॉइंट्स है ना जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी पारसी धर्म को जानना जो है इसको अभी हम स्टार्ट करेंगे, यानी अभी इसको हम इसके बारे में जानना जारी रखेंगे अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक पे, अगले टर्म पे जब हमें पीरियड मिलेगा पढ़ाने के लिए बेटा, तो हम इसको और अच्छे से जानेंगे पारसी धर्म के बारे में। तो पारसी धर्म के बारे में थोड़ा सा फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसमें रतन टाटा या जो है इसके पहले ये दादा भाई नौरोजी साहब आए, ये सब कौन है? जो रतन टाटा है इस समय, ये भी पारसी धर्म से रिलेट करते हैं। इनके दादाजी जो थे, है ना, जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा, ये भी जो है पारसी धर्म से रिलेट करते थे, है ना। तो कहने का मतलब ये होगा कि जो पारसी धर्म है भारत में, अगर इनकी संख्या देखी जाए इस समय तो मुश्किल से 10,000 के करीब होंगे, इनकी संख्या 10,000 के आसपास होगी। और जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, यानी भारत के जो सबसे बड़े उद्योगपति माना जाता है, रतन टाटा जी को माना जाता है, जो एक सुई से लेकर नमक से लेकर के और बड़े बड़े प्लेन तक, चाहे वो डिफेंस की बात किया जाए, चाहे वो एविएशन की बात किया जाए, या फिर वो जो है सॉफ्टवेयर की बात किया जाए, कंप्यूटर सिस्टम की बात किया जाए, मोटर कार की बात किया जाए, सब में वो इन्वॉल्व हैं। लगभग इस समय टाटा ग्रुप की लगभग 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टाटा ग्रुप की जो चेयरमैन है इस समय रतन जी टाटा, ये अपनी जो इनकी इनकम होती है इसका कम से कम 60%, कितना परसेंट? 60% डोनेट कर देते हैं बेटा। अगर डोनेट ना करते तो ये आज दुनिया के सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति माने जाते हैं, सबसे ज्यादा। अब आपके मन में सवाल आता है सर मुकेश अंबानी बहुत ज्यादा हैं, तो बेटा देखिए मुकेश अंबानी डोनेट एकदम नहीं करते, उनको सिर्फ व्यापार करने से मतलब है, उनको पैसा चाहिए, उनको इनकम चाहिए, उनको प्रॉफिट चाहिए। लेकिन जो ये रतन जी टाटा हैं, रतन जी टाटा जो हैं, ये अपनी 60% सैलरी यानी 60% इनकम, सैलरी की बात नहीं करो, इनकम, इनकी जितनी इनकम हो रही है, ठीक है, यानी अगर प्रॉफिट जितना आता है इनका, वो क्या कर देते हैं? डोनेट कर देते हैं लोगों की भलाई के लिए। और इसीलिए इनकी सैलरी कम हो जाती है। अगर यही ये इकट्ठे रखे रहते अपने पास, एकत्र करके रखते, डोनेट ना करते, तो ये दुनिया के सबसे ज़्यादा धनी व्यक्तियों में माने जाते हैं। अभी भी हैं, लेकिन क्योंकि
टॉप में नहीं आते हैं। अगर इंडिया के टॉप की बात करें तो मुकेश अंबानी माने जाते हैं, और दुनिया की बात करें तो जेफ बेजोस है जो अमेजन कंपनी के संस्थापक हैं, है ना। ये कुछ पॉइंट्स हो गए बेटा। अगले टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे तो जो है थोड़ा सा जो है ईश्वरचंद विद्यासागर जी द्वारा चला गया एक जो आंदोलन था, जिसको हम विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के नाम से जानते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और इसी के साथ जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था जिसका नाम था रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने संस्थान बनाया था, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार रहिए, अभी से ही थोड़ा सा पॉइंट्स आप भी नोट करते रहिए। अगर आप सर्च करते रहिए जो है यूट्यूब से, विकिपीडिया से, है ना, फेसबुक क्या नाम है आपका, नेट से, यूट्यूब से, है ना, कहीं से भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है आप भी नोट करते रहिए, और हमारे साथ अपनी कोई ऐसी स्टोरी हो वो भी शेयर कर सकते हैं, है ना। और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर टॉपिक को अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें, कमेंट करके हमें आप बताएं कि कम से कम आप जो है आपको ये टॉपिक कैसा लगा। और मेरी इच्छा ये होती है, मेरी विश यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे लोगों का भला हो और आपकी भी नॉलेज बढ़े। और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, जो है इसका पार्ट 2 हम जल्दी ही लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच बेटा।